समझ में आ रही बात? किसी भी गैस का डेंसिटी, हम किसी गैस का डेंसिटी अगर निकालें किसी दूसरे गैस के रिस्पेक्ट में, तो हम उसे क्या बोलेंगे? रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे। तो उसका डेफिनेशन लिखो जरा। रिलेटिव डेंसिटी, हाँ रिलेटिव डेंसिटी गैस के अलावा भी और किसी चीज की भी हो सकती है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में वो सिंपली गैस के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो लिखिए रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ गैस, relative density is density of gas with respect to, relative density is density of gas with respect to, relative density is density of gas with respect to any reference gas, any reference gas, any reference gas। ठीक है, जैसे देखो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस जिसका आप निकालना चाहते हो डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ जिसके रिस्पेक्ट में आपने निकाला है, दैट इज रेफरेंस गैस। डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। समझ में आ रही बात? अब सुनो एक चीज और, we know that PV इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? nRT। R यहां पर गैस कांस्टेंट है। PV इज इक्वल टू n क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू R इंटू T। चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं P इंटू मोलर मास इज इक्वल टू W अपॉन VRT। ऐसे लिख सकते हैं। MM को उधर भेजा, इसको नीचे ले आए। बताओ वेट बाय वॉल्यूम क्या है? डेंसिटी है कि नहीं है? दिस इज डेंसिटी RT, सही है ना? तो ये रिलेशन बन गया। तो व्हाट इज D? P इंटू MM अपॉन R इंटू T। अब अगर हम आपसे बोलें कि प्रेशर, देखो R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर हम आपसे बोलें कि प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो डेंसिटी केवल किस पे डिपेंड करेगा? मोलर मास पे। ठीक है ना? तो अपन यहां पे लिखेंगे इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन density is directly proportional to what? molar mass। any problem? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लिखो जरा यहां तक। लिख लिया? लिख लो, जल्दी लिखो। चलो देखो अब जरा, तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी, एक तो हमने ऐसे लिखा डेंसिटी के टर्म्स में, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। अब आपको बच्चों पता है कि अगर प्रेशर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो डेंसिटी मोलर मास के प्रोपोर्शनल है। तो क्या हम डेंसिटी को ही मोलर मास के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? बोलो हाँ या ना। अगर डेंसिटी मोलर मास के प्रोपोर्शनल है तो जो डेंसिटी है वही मोलर मास है। यस और नो? लिख सकते हैं ना? या फिर एक काम करो, सुनो मैं बताता हूं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था मोलर मास के टर्म्स में? बताओ जरा क्या आया था? अभी अभी निकाला ना, बताइए क्या आया था डेंसिटी का फॉर्मूला मोलर मास के टर्म्स में? P इंटू, चलो ठीक है, P इंटू
बोलो, मोलर मास किसका, गैस का, डिवाइडेड बाई R इंटू टी, चलेगा। तो ये हमने इसकी जगह लिखा, ठीक। होल डिवाइडेड बाई प्रेशर इंटू मोलर मास ऑफ किसका, रेफरेंस गैस का, डिवाइडेड बाई RT। अब आप बोलोगे सर आपने P और P ऐसा कैसे लिखा, क्योंकि मैंने क्या बोला, प्रेशर टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है, तो दोनों के लिए प्रेशर टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो P आप ऊपर के लिए लिखे हैं, जो T ऊपर के लिए लिखे हैं, वही P और T नीचे के लिए भी होगा। बताओ, P से P उड़ गया, R से R खत्म, T से T खत्म, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी अगर आपको पता भी नहीं है, मोलर मास भी पता है, तो भी काम चल जाएगा। यस और नो, लिख लो, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो भी काम चल जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखो जरा, पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ SO3 गैस, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ SO3 गैस with respect to methane gas, with respect to methane gas, calculate density of SO3 gas with respect to methane gas। चलो निकालो, अच्छा एक बात और बताइए, क्या रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट होगा, बोलो, नहीं होगा ना, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, दोनों से दोनों यूनिट उड़ जाएंगे, कुछ यूनिट लेस होगा। 5 आ रहा है ना, ठीक है, तो बस मोलर मास डाल देना सिंपल। तो आपको डेंसिटी ऑफ SO3 गैस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू CH4 गैस, मतलब आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालना है सिंपल। तो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस, कौन सी गैस है, SO3 गैस, मतलब उसका C डिवाइडेड बाय किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, मेथेन गैस के रिस्पेक्ट में, तो उसका मोलर मास कितना है बेटा, 16 है, तो 80/16 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो बस रिलेटिव डेंसिटी कितना हो जाएगा बेटा, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस। आपको किस गैस का निकालना था, SO3 का, तो उसका मोलर मास 80 डिवाइडेड बाई किसके रिस्पेक्ट में निकालना था, मेथेन के, तो उसका 16, दैट इज 5। अगला क्वेश्चन लिखो, डेंसिटी ऑफ SOX is 2 with respect to O2 gas. What is the value of X? निकालिए, कितना आ गया, 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, 2, सब लोग निकालो। ठीक है ना, 2 आया क्या, क्यों भाई पीछे, क्या नाम है आपका,
गौरव आया? गौरव आपका चलो देखो कैसे 4 आएगा, देखो मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। क्या पूछ रहा है? डेंसिटी ऑफ SOx इज 2 विद रिस्पेक्ट टू O2 गैस। मतलब ये 2 क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है ये। तो रिलेटिव डेंसिटी कितना दे रखा है? 2 इज इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास ऑफ रेफरेंस, मोलर मास ऑफ गैस। अब गैस यहाँ पे कौन है? SOx। रेफरेंस गैस कौन है? O2। तो बताओ गैस, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? सल्फर का कितना होता है? 32 प्लस x इंटू 16 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 32। बस अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंपल। कितना हो जाएगा? 64 माइनस 32 अपॉन 16 इज इक्वल टू x। तो 32 अपॉन 16 कितना हो? 2 ही तो होगा, ठीक है ना। तो अगर x 2 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? SO2। कौन सी गैस थी ये? SO2 गैस थी, सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? निकाल सकते हैं ना। अगर आपको ऐसा कभी भी दे रखा हो कि डेंसिटी ऑफ समथिंग गैस विद रिस्पेक्ट टू समथिंग गैस, मतलब आपको रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है, वो आसान क्वेश्चन होते हैं एकदम। इस वैरायटी का क्वेश्चन बहुत फेमस है आपके जेई के एग्जाम में, जेई मेन के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस हैं कि आपको ऐसे देगा, पूछेगा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैस, ऐसे पूछेगा। तो आसान है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लिखो वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी लिखिए जरा डेफिनेशन। वेपर डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ एनी गैस। वेपर डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ एनी गैस। वेपर डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ एनी गैस with respect to hydrogen gas, with respect to hydrogen gas। तो वेपर डेंसिटी में बेटे डिफरेंस गैस कौन सी हुई? हाइड्रोजन गैस हुई, ठीक है ना। तो जरा फॉर्मूला बनाते हैं जरा इसका, देखो। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। क्या हम इसी को मोलर मास के टर्म्स में लिख सकते हैं? डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हमें पता है कि हमें गैस का मोलर मास तो नहीं पता है, लेकिन हमें हाइड्रोजन गैस का मोलर मास दो जरूर पता है, तो रख दिया। तो क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ एनी अननोन गैस इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 2। क्या ये फॉर्मूला बनता है जाके? तो लिख लो जल्दी से बस। तो ये वेपर डेंसिटी हो गया। ध्यान रखना, हम वेपर डेंसिटी का यूज बहुत बार करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपके सिलेबस का, वो होता है गैसियस स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर। तो गैसियस स्टेट में इस वाले फॉर्मूले का बहुत यूज होगा, याद रखेंगे ना। अगर वेपर डेंसिटी गिवन है तो किसी भी अननोन गैस का मोलर मास निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या मोलर मास गिवन तो वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन तो ऐसा ज्यादा बनते नहीं है, नॉर्मली वही क्वेश्चन बनते हैं फॉर्मूले बेस बस। चलो अगला हेडिंग लिखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में लिखो। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किसी गैस का नहीं है, वो किसी सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी
स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों बताओ डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? 1 ग्राम पर ml, यही तो होता है। तो बस इसका मतलब जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन होगा तो वही स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्टली डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा आपको, या मास वास वॉल्यूम दे देगा उससे डेंसिटी निकाल लेना। मान लो मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे देगा तो उससे डेंसिटी निकाल लेंगे। जो सॉल्यूशन की डेंसिटी होगी भाई किसके बराबर होगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर तो पहले ही आपका 1 हो जाएगा तुरंत। तो ये छोटे छोटे डेंसिटी होते हैं, ये सब आपको याद रखना होता है। इनसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आता है, इनका यूज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो अब एक बात बताओ सबसे पहले, क्या आपने बच्चों ये पढ़ा एवरेज एटॉमिक मास? पढ़ा? बोलो कंफर्म? नहीं पढ़ा ना? तो चलो हेडिंग लिखो एवरेज एटॉमिक मास। पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। हेडिंग लिखिएगा एवरेज एटॉमिक मास। बेटा एवरेज एटॉमिक मास को अपन मीन एटॉमिक मास के नाम से भी जानते हैं, मीन एटॉमिक मास के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है ये, कब डिफाइन किया जाता है? कुछ आइडिया है आपको इस चीज का? आप सोचोगे सर अभी तो एटॉमिक मास पढ़ा था, बहुत मुश्किल से याद हुआ वो, फिर उसके भी कई सारे टाइप थे, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो सर अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्या है? जाहिर है कि आपको मूल कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत टर्म में कंफ्यूजन तो होता ही होगा, नो डाउट होता है, वो तो ऑब्वियसली होता ही है। थोड़े दिनों के बाद चीजें क्लियर होंगी आपको। कोई बता सकता है? कुछ बोल रहे हैं क्या पीछे? तेज बोलो थोड़ा सुनाई दे। पता है? चलो मैं बताता हूं, सुनो। देखो एवरेज एटॉमिक मास उस टाइप के एटम के लिए डिफाइन होता है जिसके अलग अलग आइसोटोप पाए जाते हैं। अब हमारे पास कई सारे एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल में। अब पीरियोडिक टेबल में कुछ एटम्स केवल सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट करता है और कुछ एटम्स के अलग अलग आइसोटोप भी होते हैं। तो अगर किसी एटम का आइसोटोप है तो उसके लिए क्या डिफाइन किया जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास। और किसी एटम का अगर आइसोटोप नहीं है तो उसके लिए क्या डिफाइन करेंगे? सिंपल एटॉमिक मास। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि एवरेज एटॉमिक मास या मीन एटॉमिक मास ऐसे एटम के लिए डिफाइन किया जाता है जिसके अलग अलग आइसोटोप होते हैं, जैसे कार्बन के, क्लोरीन के, हाइड्रोजन के। इन सब के लिए अपन क्या डिफाइन करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? क्या याद किया आपने, बताओ? 35.5। तो 35.5 जो क्लोरीन का एटॉमिक मास है वो उसका एटॉमिक मास नहीं होता, वो उसका एवरेज एटॉमिक मास होता है। अभी मैं सिखाता हूं कैसे होगा, ठीक है? तो चलो जरा मैं आपको दिखा सकता हूं। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लिया अपन ने कार्बन। चलो पहले डेफिनेशन लिखो, चलो डेफिनेशन लिखिए। लिखिए एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इज द weight average of, average atomic mass is the weight average of, average atomic mass is the weight average of different isotopes, average atomic mass is the weight average of different isotopes of element, different isotopes of element, different isotopes of element। बेटा इसका फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूं, देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से।
ए बार या फिर ए एवरेज, मतलब एटॉमिक मास एवरेज इज इक्वल टू x1a1 प्लस x2a2 प्लस x3a3 से लेकर आगे तक, से लेकर n तक, मतलब आगे तक हो सकता है, डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3। अब आप बोलोगे सर ये क्या है x1 x2 x3? चलो अभी बताता हूं आपको, लिख लो जरा। वेयर a1, a2, a3 are atomic masses of different isotopes and x1, x2, x3 are percentage abundance of isotope। अभी सब बताऊंगा क्या है परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, या और करके लिख लो परसेंटेज ऑफ एटम। यहां मेरे पास जगह नहीं है, वैसे मैं बोल रहा हूं आपको, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप और परसेंटेज ऑफ एटम्स और परसेंटेज मोल्स ऑफ एटम। मतलब परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप को और क्या बोलते हैं? परसेंटेज ऑफ एटम्स या फिर परसेंटेज मोल ऑफ एटम्स, दोनों ही बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये सब क्या है आखिर, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन। अब क्लोरीन बेसिकली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दो आइसोटोप होते हैं क्लोरीन के। ठीक है, अब हमारे नेचर में अगर दो दो आइसोटोप हैं तो हर एक आइसोटोप का परसेंटेज अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है मान लो कि दो आइसोटोप है तो 50-50% पाए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हो सकता है एक 60% हो, एक 40% हो, एक हो सकता है 30% हो, एक 70% हो, एक हो सकता है 91% हो, एक हो सकता है 9% हो। तो ये सब क्या है? परसेंटेज। जैसे मैंने बोला 91% है, एक 9% है, तो ये है परसेंटेज अबंडेंस या परसेंटेज मोल, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। नॉर्मली इसको परसेंटेज अबंडेंस बोला जाता है। तो ये जो x1, x2, x3 ये सब के सब क्या है? परसेंटेज अबंडेंस है। और ये a1, a2, a3 क्या है? उस पर्टिकुलर आइसोटोप का एटॉमिक मास। जैसे मैंने बोला कि हमारे नेचर में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। पहले आइसोटोप का नाम होता है प्रोटियम, दूसरे का नाम होता है ड्यूटेरियम, तीसरे का नाम होता है टाइट्रियम। डोनेशन क्या होता है उसका, मतलब किस तरीके से डिनोट करते हैं? एक H होता है, एक D होता है, एक T होता है। एक को बोला जाता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। कौन कौन से हैं बोलो जरा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। HDT। मैंने बोला कि H का जो परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे यूनिवर्स में, वो मैंने बोला है 60% है, 60% परसेंटेज अबंडेंस। और फिर मैंने बोला 20% ड्यूटेरियम का है, 20% टाइट्रियम का है। 100 से ज्यादा हो नहीं सकता, मैक्सिमम 100 ही हो सकता है बस केवल। तो हाइड्रोजन कितना है? 60%, ड्यूटेरियम कितना है? 20%, टाइट्रियम कितना है? 20%। एक एग्जांपल सेट किया, ठीक है ना? तो जरा बताओ x1 कितना हो जाएगा? मान लो x1 हाइड्रोजन है, कितना हो जाएगा? 60। x2 कितना हो जाएगा? 20। x3 कितना हो जाएगा? 20। a1, a2, a3 क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना? 1, ड्यूटेरियम में कितना? 2, और a3 कितना हो जाएगा? 3। तो बस वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। समझ में बता रही है आपको अच्छे से? एकदम इतना काम करना होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, जिनके अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, तो एक दो जरा एग्जांपल लिख लेना यहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, कार्बन। तो कार्बन के 3 अलग अलग आइसोटोप होते हैं। एक होता है बेटे कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13, एक होता है कार्बन 14 रेडियो एक्टिव। कार्बन 12 होता है 99%,
ये होता है 0.05% और ये होता है 0.85%। ये सबके सब क्या है इनके? दिस इज परसेंटेज अबंडेंस। लिख लो जरा, ये कार्बन का एक एग्जांपल दिया मैंने आपके सामने, ठीक, लिखा ना? चलो एक दूसरा लिख लो क्लोरीन का। क्लोरीन के दो फॉर्म है अलग अलग। एक होता है बेटे क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। एटॉमिक नंबर दोनों के क्या होते हैं? सेम। एटॉमिक मास दोनों का डिफरेंट होता है। इसका परसेंटेज अबंडेंस होता है बेटा 75% और इसका परसेंटेज अबंडेंस होता है 25%। ये तो इसका मतलब क्लोरीन के लिए कैसा एटॉमिक मास डिफाइन होगा? नॉर्मल की एवरेज? एवरेज। तो चलो इसी बात पे क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, देखो, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 आर 75 and 25% respectively. Calculate average atomic mass of chlorine. चलो बेटा फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो जल्दी से, फाइनली कैलकुलेट करके अच्छे से। कितना आया? देखो कैसे करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, केवल दो ही दे रखे हैं बस, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? A1x1 प्लस A2x2 अपॉन x1 प्लस x2 लग जाएगा। बताओ A1 कितना होगा? 35, x1 कितना होगा? 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। यस और नो? कितना आएगा? 35.5। ये आपका फाइनली आंसर होगा। आया ना? यही है बस, और क्या? चाहे चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो। 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 करोगे और अपॉन 100 से डिवाइड करोगे तो 35.5 आ जाएगा आंसर आपका। और यही इसका एटॉमिक मास होता है जो आपको याद है अभी तक। लेकिन वो आपको अभी तक ये पता नहीं था कि वो नॉर्मल एटॉमिक मास है कि इसका एवरेज एटॉमिक मास है। तो अभी आपको पता लगा कि जो क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक मास होता है, दैट इज बेसिकली एवरेज एटॉमिक मास, नॉट नॉर्मल एटॉमिक मास। क्यों? जस्ट बिकॉज इसका आइसोटोपिक बिहेवियर है यहाँ पर।
ठीक है, चलें एक क्वेश्चन और करें। चलो अब देखो, अगर इस टाइप की वैरायटी का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। एक अलग वैरायटी भी होती है, वो लिखो जरा। क्वेश्चन है, लिखो, बोरॉन एग्जिस्ट, बोरॉन exist in nature in form of B10 and B11, full stop. If atomic mass of boron is 10.8 AMU, then the mole percentage of B10 and B11 in the mixture will be, निकालो। अब ये एक अलग वैरायटी है, दिमाग लगाओ और निकालो। कितना आया? अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं अभी क्या आएगा। कैसे किया बताओ? ठीक है, सही है। बाकी लोग भी करें कुछ? देखो मैं चेक कर रहा हूं आप लोग क्या कर रहे हो। अरे यार इस तरह सॉल्यूशन बताया था मैंने, तो नहीं दिया। सबसे पहले एक बात बताओ, बोरॉन के दो आइसोटोप हैं, B10 और B11। अगर बोरॉन का एटॉमिक मास 10.8 दे रखा है तो ये बोरॉन का कैसा एटॉमिक मास है? नॉर्मल की एवरेज? एवरेज है, क्योंकि अगर बोरॉन का एटॉमिक मास दे रखा है तो वो क्या है? फिर एवरेज एटॉमिक मास है, समझे ना? इसका मतलब एवरेज एटॉमिक मास आपको गिवन है यहां पर, पहली चीज। चलो तो फॉर्मूला लगाओ जरा। चलो एक काम करो, सबसे पहले ये बोरॉन है, बोरॉन के दो फॉर्म है, एक तो B10 और एक आपका B11। आप मान लो कि B10 आपका है X। अगर अबंडेंस की बात करें तो सपोज करो कि परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10 है X, तो टोटल कितना अबंडेंस हो सकता है? मैक्सिमम 100%। तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस X, चलेगा? चलो ठीक है, तो बस एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू A1x1 प्लस A2x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2। तो बताओ A1 कितना है? 10,
इंटू एक्स प्लस वो कितना है 11 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2। x1 कितना है x, x2 कितना है 100 माइनस x, मतलब वो हमेशा 100 ही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 20। तो आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। ठीक है, देख लो जरा जल्दी से। और अगर 20 आ गई तो ये कितना परसेंट हो गया बोलो, और ये 80%। सिंपल है। तो ये दूसरी वैरायटी थी। अब एक जैसी वैरायटी के क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे एग्जाम में, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और क्या समझा कि नहीं समझा? क्वेश्चन का मतलब समझा आपको? अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई एक एटम है जिसके दो अलग अलग आइसोटोप हैं और उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक मास इतना दे रखा है, तो इसका मतलब वो उसका एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है। तो फॉर्मूला आप लगा दो, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 2 है तो a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2। 3 होते तो a3x3 भी ऐड कर देते, 4 होते तो फिर a4x4 भी ऐड कर देते। इस तरीके से आगे चलता पूरा हमारा क्वेश्चन। कोई दिक्कत यहां तक? तो एवरेज एटॉमिक मास में दो टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं, एक जो हमने पहला करवाया वो, और एक इस टाइप का। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था उसने? एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करवाया था और परसेंटेज अबंडेंस दे रखा था। और दूसरे वाले में क्या है? एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, परसेंटेज अबंडेंस कैलकुलेट करवाया है। तो दो प्रकार के क्वेश्चन हो गए। कोई दिक्कत? चलिए अब एक बात बताओ, क्या आपने एवरेज मोलर मास पढ़ा है अभी तक? पढ़ा है इसके पहले एवरेज मोलर मास? नहीं पढ़ा ना? तो चलो हेडिंग लिखो, एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास, देखो जिस तरीके से आपको पता है कि एवरेज एटॉमिक मास किसी आइसोटोपिक मिक्सर के लिए निकाला जाता है, उसी तरीके से अगर हम एवरेज मोलर मास की बात करें तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मैंने कई सारे सब्सटेंस मिला दिए। एक कंटेनर हमारे पास है और हमने कई सारे अलग अलग सब्सटेंस वहां पे मिला दिए हैं, तो क्या वो एक मिक्सर बन जाएगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? मान लो कि हमने अभी एक कंटेनर में केवल ए ले रखा है तो सिंगल सब्सटेंस है, ए भी ले रखा है तो फिर वो मिक्सर बन जाएगा। ठीक है, अगर हमसे ए का मोलर मास पूछे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मान लो एक कंटेनर में हमने O2 लिया, O2, तो O2 का मोलर मास क्या हो जाएगा 32 ग्राम। हमने एक अलग कंटेनर में N2 लिया तो कितना मोलर मास हो जाएगा 28 ग्राम। लेकिन अगर एक कंटेनर में हमने N2 भी ले लिया है और O2 भी ले लिया, दोनों ही ले लिए हैं, और पूछा है कि मिक्सर का मोलर मास बताओ, तो क्या बता पाओगे आप? बता पाओगे क्या? भाई ऐसा मत कर देना कि N2 का मोलर मास और O2 का मोलर मास ऐड कर दो, ये मत करना, ये गलती कभी मत करना आप लोग। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक सिंगल कंटेनर हमारे पास है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी है, बताओ व्हाट इज द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस? 28 ग्राम होगा। एक कंटेनर है जिसमें केवल O2 गैस भरी है, तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ O2 गैस? 32 ग्राम। एक कंटेनर ऐसा है जिसमें N2 और O2 दोनों भरे हुए हैं, तो क्या उसका मोलर मास आप बता सकते हैं? क्या लगता है, क्या आप उसका मोलर मास बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि अभी वो एक मिक्सर बन चुका है। मिक्सर, एक मिक्सर बना कि नहीं बना? तो जब भी कभी आप के पास कोई एक मिक्सर दिया हो और मिक्सर का अगर आपको मोलर मास निकालना हो तो हम डिफाइन करते हैं एवरेज मोलर मास। समझ में आ रही बात आपको अच्छे से एकदम? तो अगर हमको मिक्सर का मोलर मास निकालना है तो हम क्या डिफाइन करेंगे बेटा? एवरेज मोलर मास। तो एवरेज मोलर मास किसके लिए डिफाइन होता है? एक मिक्सर के लिए। और मिक्सर क्या कभी सिंगल चीज का कोई मिक्सर होता है क्या? कम से कम कितने कंपोनेंट होने चाहिए? कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, तब जाके वो मिक्सर बनेगा। सही है ना? तो लिखो, एवरेज मोलर मास इज डिफाइंड फॉर, एवरेज मोलर मास इज डिफाइंड फॉर, एवरेज मोलर मास इज डिफाइंड फॉर a mixture of substance, a mixture of substance, a mixture of
substance which is non-reacting in nature, which is non-reacting in nature, react नहीं करने चाहिए आपस में बस, which is non-reacting in nature, ठीक है। चलो अच्छा, अब सुनो जरा कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो अगर मैं यहां पे लिखूं we know that for a single substance, बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है किसी एक सिंगल सब्सटेंस के लिए? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बताओ बेटे यहां से मोलर मास क्या आ जाएगा फिर? मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, सुनना ध्यान से, मैं यहां पे लिखता हूं मोलर मास इज इक्वल टू, मैं गिवन मास को लिखता हूं वेट टोटल, जितना भी मास है वो टोटल, डिवाइडेड बाई मैं यहां पे लिखता हूं मोल्स टोटल, मतलब जितने भी मोल्स हैं वो टोटल, जितने भी टोटल मोल है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। मतलब गिवन मास की जगह वेट टोटल लिख दिया, मतलब भाई मास टोटल, और डिवाइडेड बाई इसकी जगह क्या लिख दिया अपन ने? मोल्स टोटल, ठीक है। अब अगर वेट टोटल अगर अपन लिखें तो मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ सब्सटेंस का मिक्सचर है सपोज करो, तो सभी के वेट का समेशन क्या होगा बताओ बेटा? W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 से लेकर आगे तक, होगा कि नहीं होगा? बताओ टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेटा कितना होगा? अगर n नंबर ऑफ सब्सटेंस का मिक्सचर है तो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 से लेकर आगे तक। चलो पहले इतना लिखो फिर आगे की बात बताऊंगा, इतना नोट करो जल्दी से। मान लिया n नंबर ऑफ सब्सटेंस का मिक्सचर है, तो हमने गिवन मास की जगह लिखा मास टोटल, सभी का मास, और हमने मोल्स टोटल की जगह लिखा टोटल सभी के टोटल मोल। तो W1 प्लस W2 से लेकर आगे तक जितने भी हैं, और मोल्स में N1 प्लस N2 से लेकर आगे तक, देखो जल्दी यहां तक। नोट डाउन किया? अब सुनो, ये फॉर्मूला आपका अभी बन के आया है, तो मैं इतना पार्ट अभी यहां से खत्म करता हूं। अब सुनना ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां पर लिखता हूं मोलर मास इज इक्वल टू, अच्छा वेट क्या होता है? वेट, मास क्या होता है? मास, मोलर मास के टर्म्स में मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या हो जाएगा? मोल्स इनटू मोलर मास। तो क्या हम W1 की जगह मोल्स इनटू मोलर मास लिख सकते हैं क्या? बताओ हाँ या ना, लिख सकते हैं क्या बेटा? बताओ, लिख सकते हैं ना भाई। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या हो जाएगा? मोल्स इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ले जाओ उधर मोलर मास। तो मैंने W1 की जगह क्या लिखा? मोल्स इनटू मोलर मास पहले का, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? N2 इंटू मोलर मास 2, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? N3 इंटू मोलर मास 3 से लेकर आगे तक जितने भी है, डिवाइडेड बाई, हम इसको एज इट इज लिखेंगे, दैट इज N1 प्लस N2 प्लस N3 से लेकर आगे तक। बेटा इसी का नाम है एवरेज मोलर मास। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, दिस इज एवरेज मोलर मास। लिखो, कल की डेट में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आज जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उसके। तो एक फॉर्मूला क्या बना एवरेज मोलर मास का बेटे? N1
m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, ये बन गया। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? लेकिन ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब है? जब आपके पास एक मिक्सर दे रखा हो और हमको एवरेज मोलर मास निकालना हो, तब ये एप्लीकेबल है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़े ना, अभी एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं अभी बस। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मिक्सर दे रखा है, उसी के नीचे लिखना, एक मिक्सर दे रखा है दो चीजों का। ये दो मिक्सर है हमारे पास, मिक्सर नंबर 1 और मिक्सर नंबर 2, मतलब दो चीजों का मिक्सर है, सब्सटेंस नंबर 1 सब्सटेंस नंबर 2। इनका परसेंटेज अबंडेंस दे रखा है। ऐसे मान लो आपके क्वेश्चन में आ गया कि परसेंटेज अबंडेंस दे रखा है, या फिर हम इसको परसेंटेज मोल के नाम से भी जानते हैं। मान लो बेटा इसका परसेंटेज अबंडेंस फर्स्ट वाले का दे रखा है स्मॉल a, इसका दे रखा है स्मॉल b, ऐसा दे रखा है, और इसका मोलर मास दे रखा है आपको, सपोज करो m1, और इसका दे रखा है आपको m2। तो मिक्सर है हमारे पास 1 और 2 का। तो बताओ इस मिक्सर के लिए अगर मोलर मास डिफाइन करना तो क्या डिफाइन करेंगे? एवरेज मोलर मास। तो क्या हो जाएगा? एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू, बोलो क्या बनेगा? A इंटू m1 प्लस B इंटू m2 डिवाइडेड बाई A प्लस B। ये फॉर्मूला बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मिक्सर में दो कंपोनेंट हैं 1 एंड 2, अगर हमारे पास मिक्सर में 1 एंड 2 दो कंपोनेंट हैं और हमको परसेंटेज मोल या परसेंटेज अबंडेंस दे रखा है क्वेश्चन में, A इसका B इसका, इसका मोलर मास m1 है, इसका मोलर मास m2 है, तो एवरेज मोलर मास मिक्सर का क्या हो जाएगा? A into m1 प्लस B into m2 अपॉन A प्लस B। और अगर ज्यादा हो तो आगे बढ़ा देना, फिर इसी के आगे हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लिख लो। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, आप लोग जा सकते हैं अब, और कल हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।